Assalamu alaikum to all of you. I have decided to pre-record your lecture. उसके different reasons हैं. The reason number one is कि often the time आप लोग मसलन इंटरेक्टिविटी कम होती है क्लास में या बहुत सारे रीजंस हैं. उसको ध्यान में रख के आई हैव डिसाइडेड कि आई मस्ट प्री रिकॉर्ड योर लेक्चर. तो होगा ये कि आई विल pre-record your lecture and I will upload the video on the YouTube and the link of the YouTube will be shared to you. Your task is to, before the class you have to listen the lecture and come up with question so that we can, make this a little bit more interactive. ऐसा नहीं है कि मैं उस लेक्चर को मसलन एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा लेक्चर क्लास में. मैं करूंगा लेकिन इट विल बी एक कंक्लूसिव होगा कि मैं मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा. तो वैसे भी लेक्चर को मैंने कंसाइज करना शुरू कर दिया है. मसलन पहले यू पीपल हैव नोटिस्ड कि बहुत ज्यादा स्लाइड्स होती थी, अब स्लाइड्स मैंने कम रखना शुरू कर दिए जस्ट कि बस जो इम्पोर्टेंट चीजें उसको ही डिस्कस करें. तो कमिंग बैक टू द today's lecture. The today's lecture is all about very important variables of a sociology called as race, ethnicity and migration. Race, ethnicity को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है पिछले स्लाइड्स में, लेकिन इसमें इस पूरे लेक्चर में इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. इसकी थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग क्या है और सोशियोलॉजी में या इसकी सोसाइटी में इन चीजों की क्या importance है. So beginning our lecture, let's understand the term race. What is the race? The race is basically refers to a concept of dividing people into a population or a group on the basis of various sets of physical characteristics. So इसमें जो आपको important चीज आपको जो समझनी है that is physical characteristics. ठीक है, physical characteristics. तो रेस बेसिकली मसलन रेस में होता ये है कि वी डिवाइड पीपल बेस्ड अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जांपल पर्सन ए हैज दिस काइंड ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सन बी हैज दिस काइंड ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जांपल अमेरिकन या वेस्टर्न पीपल हैव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. उनका जो कलर होता है वो थोड़ा एक वाइट होता है, बहुत ज्यादा वाइट होता है. दैट इज देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. चाइनीज जो लोग होते हैं उनकी जो आईज और जो उनकी कुछ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो उनके अपने यानी कि एक डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो वो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. हमारा बेसिकली जो ब्राउन लोग हैं, हम लोग ब्राउन, तो हमारा कलर बेसिकली हमें डिफाइन करता है कि वी आर तो ब्राउन. तो एशियन और ये सारे अफ्रीकन उनके कलर जो ब्लैक होता है और वो लंबे हाइट के होते हैं and they have a particular उनकी नोज की जो शेप होती है वो पर्टिकुलर होती है. तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. और इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम जब लोगों को यानी कि दुनिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो उस इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली हम रेस कहते हैं. इसकी जस्ट डिफरेंट सिंपल डेफिनेशन, वन लाइनर डेफिनेशन इज डिवाइडिंग पीपल इनटू द पॉपुलेशन और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सेट्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. अच्छा, इसमें जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे स्किन कलर आ गया, आपका फेशियल टाइप आ गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको हम कहते हैं कि इनके बेसिस पे बेसिकली हम रेस को डिफाइन करते हैं. लेकिन क्या ये साइंटिफिक है या नहीं साइंटिफिक है? ठीक है, इस पे बहुत सारी डिबेट हुई है और मैंने पहले भी इस चीज को डिफाइन किया है क्लास में कि इसकी अभी यानी कि रिसेंट जो भी न्यू साइंटिफिक थ्योरीज हैं या न्यू साइंटिफिक जो भी हमारे पास नॉलेज है वो इस चीज को सब्सटेंशिएट नहीं करती. बेसिकली वो इस चीज को बिल्कुल भी सब्सटेंशिएट नहीं करेगी. यानी कि रेस का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस है, इट हैज नो साइंटिफिक यू कैन से एविडेंस. कोई भी इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं. हाँ, अच्छा, ऑफन द टाइम्स ये होता है कि हम लोग रेस को जर्नली ये क्योंकि बहुत कॉलिकल टर्म हो गया इतना, यानी कि एक डोमेस्टिकेटेड टर्म है कि हम लोग रेस को पता नहीं डिफरेंट एलिमेंट्स में उसको डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ लोग रेस को अपने जिस इलाके से रहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस नस्ल का आदमी हूँ. ठीक है,
तो वो सारी चीजें बेसिकली वो रेस असल जो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है दैट इज नॉट बेसिकली करेक्ट डेफिनेशन। द करेक्ट डेफिनेशन जो कि ऊपर लिखी हुई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने आप को उन चीजों जो अक्सर लोग कहते हैं तो वो दैट इज द पॉइंट इज कि दैट इज अ इनकरेक्ट डेफिनेशन। coming further coming back to the race further, so it is still a major problem that global world is facing. ठीक है, race is still a major problem which we are facing currently, and it has basically hindered basically they इसने ये जो racial theories हैं basically इन्होंने they have rendered the process of global integration। ठीक है, global integration का जो process है उसने उसको बेसिकली अभी तक वो किया हुआ है, क्योंकि दुनिया के कुछ लोग समझते हैं कि वो कुछ उनसे अलग है, तो अलग हैं तो वो इसलिए एक तरीके से जो हमें एक दुनिया में एक हमें चाहिए होती थी, एक ग्लोबल इंटीग्रेशन चाहिए होती थी, वो हम ग्लोबल इंटीग्रेशन अब तक अचीव नहीं कर सके जस्ट बिकॉज ऑफ इस ये टॉक्सिक थ्योरी की आवाज। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था, एक सिंपल ओवरव्यू था, एक जनरल डेफिनेशन और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो था। मूविंग फर्दर ऑन दिस मूविंग फर्दर सॉरी okay, so sorry for just give me I mistakenly closed the slides. जी, तो अगेन फर्दर इसकी हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि एक टर्म लिखा हुआ है, उसको उस टर्म को कहते हैं कि ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कि रेस इज बेसिकली द ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट। अब मैंने आपको आई थिंक कि आई हैड एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्ट एंड व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट। अब जब डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आप मिलाएंगे तब एक कंस्ट्रक्ट बनता है। ठीक है, a combination of different concepts is called as a construct. So race is a construct. ठीक है, and it is basically human construct. It has no scientific you can say बेसिस, इसके कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट, क्योंकि नॉलेज आप अगर आप जो साइंस है बेसिकली साइंस इज ओनली वायबल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज। ठीक है, साइंस ही बेसिकली हमें एक ठीक है जी, तो साइंस ही बेसिकली एक हमारे पास वाहिद आप ये समझ लें कि तरीका है टू क्रिएट द नॉलेज। तो ये रेस्ट की बेसिकली देयर इज नो साइंटिफिक यू कैन से एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि 99% ऑफ जो ह्यूमन जीनोम है बेसिकली that is same, यानी कि the genome of mine, genome of yours, and genome of person living in Africa, Europe, Latin America, Russia, Indonesia। ठीक है, तो most of the यहाँ ये जो human है उनकी जो genome है that is 99% same, वो same है। ठीक है, and again it do not have any kind of inherent physical or biological meaning। ठीक है, तो इसलिए basically इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। कमिंग बैक टू दी रेस, सम पीपल हैज बेसिकली स्किन के बेसिस पे रेस को डिफाइन किया गया है, रिलीजन के बेसिस पे रेस को डिफाइन किया गया है, एंड नेशनैलिटी के बेसिस पे लोग रेस को डिफाइन करते हैं। लेकिन जनरल डेफिनेशन जैसे हमने पहले स्टडी किया कि रेस इज बेसिकली कैन बी ओनली बी डिफाइंड इन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो अगेन मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये जी,
तो अगेन इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक यू कैन से कोई बेसिस इसका कोई नहीं है। अगेन यू नो इन्होंने एक जो इसके और कुछ है, आप ये समझ लें कि जिसको नुकसानात है इसमें, इंफीरियर और सुपीरियर बेस्ड अपॉन द रियल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड इट हैज अगेन लिटिल बायोलॉजिकल मीनिंग ड्यू टू द इंटरब्रीडिंग इन दिस। अच्छा, ये इंटरब्रीडिंग में का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इफ अ वुमन फ्रॉम अफ्रीका कैन मैरी person belonging to the Indonesia, ठीक है, and when they marry they can give a birth to a baby, ठीक है। So if there has a if there has a biological explanation, if there's a biological reason behind the concept of race, so this thing might not be possible। पर्पज ये कि अगर ये रेस बेसिकली एक कोई साइंटिफिक चीज है, अगर रेस साइंटिफिक चीज है, ठीक है, रिलीजियसली या geographically, so people from different regions could not have been married, and they cannot have give a birth to a baby। so ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट है, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है रेस को बेसिकली वो करने का, उसको इसकी जो रेशियल थ्योरीज है बेसिकली उसको रिजेक्ट करने का। अच्छा, तो we had enough of the discussion, basic discussion regarding the race, और उसको हमने किया। अब now we come to the another variable, that is ethnicity, ठीक है। तो ethnicity is again इसका कोई race से basically मतलब टॉप एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि just like a race, ठीक है, ethnicity has also a negative impact upon the society at a global scale, ठीक है। People have tried to define themselves ethnically, and they have tried to superiorize themselves, ठीक है। वो अपने हमने जैसे कल्चरल डिटरमिनिज्म को हमने स्टडी किया था, अगर आप थोड़ा याद करें कि हमने दूसरे के कल्चर को अपने कल्चर के स्टैंडर्ड पे जब हम इवेल्युएट करते हैं और उसको बुरा या भला कहते हैं जस्ट क्योंकि हम अपने कल्चर को नहीं देखते, तो वहां से भी एक बहुत सारा प्रॉब्लम हमें देखने को आया। तो इथनिसिटी अगेन क्या है? An ethnic group or ethnicity is a population group whose member identify with each other based upon shared cultural tradition, ठीक है। shared cultural tradition, अब यहाँ पे ये टर्म है, ठीक है। ethnicity अब रेस में क्या था? we people try to based upon physical characteristic हमने एक दूसरे को डिफाइन करना शुरू कर दिया कि मैं जी मेरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये हैं तो मैं अब ये हूँ। अब यहाँ पे एथनिसिटी भी ये आ रहा है कि हम शेयर्ड जो कल्चरल के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं जो कि मेड है, ठीक है, ये हमने खुद बनाया है, ये कोई आसमानी कोई चीज नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट समथिंग यूनिवर्सल। वो एक फॉर एग्जांपल उर्दू लैंग्वेज है, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, ये कोई आसमान से आई हुई चीज नहीं है, ठीक है। ये आसमान से आई हुई कोई चीज नहीं है, ये हमने खुद बनाई है। लैंग्वेजेस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हम लैंग्वेजेस को खत्म भी करते हैं, लैंग्वेजेस को हम अडॉप्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई अगेन वो कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। तो अगेन ये जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं इसकी इनको जो शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको हम ज़हन में रख के हम अपने आप को डिफाइन करते हैं। अब वो डेफिनेशन, दैट डेफिनेशन विल बी आवर एथनिक डेफिनेशन, ठीक है, कि मैं सिंधी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, मैं पाकिस्तानी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाबी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, मैं अरबिक कल्चर से बिलोंग करता हूँ, मैं चाइनीज कल्चर से बिलोंग करता हूँ। तो अगेन ये उस हवाले से है। ethnic conflict are evident in every part of life. These are evident in every part of life. Even मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लेबनान का। तो शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशंस यानी कि तो शिया सुन्नी और क्रिश्चियन का आपस में वहां पे इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि उन्होंने हल ये निकाला है कि वो जो गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो उसमें उन्होंने फिक्स कर दिए कि भाई स्पीकर शिया बनेगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी बनेगा, प्रेसिडेंट आपका अल तशी से बनेगा। तो इस चीज को यानी कि उन्होंने इतना यानी कि वो एथनिसिटी इतना ज्यादा क्रेज ज्यादा है, तो उन्होंने अगेन
एक फ्रूटफुल, इस चीज के भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेबनान यानी कि लाइक पाकिस्तान, यू नो पाकिस्तान में फिर भी रेजिलेंस है, इकोनॉमिक रेजिलेंस है, लेबनान में इकोनॉमिक रेजिलेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही यानी कि उनकी बुरे हालात। तो अगेन ये बेसिकली जो जीनोलॉजी है, ये अगेन ये अज्यूम किए जाते हैं कि हम सब जो एक जीन है, ठीक है, जीन इसमें मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि एथनिसिटी में जीन एक है और मसला अलग अलग नहीं है, हम लोग एक ही यू नो तो कंक्लूडिंग इसको कि रेस एंड एथनिसिटी आर बोथ यू नो यू कैन से टॉक्सिक फॉर द सोसाइटी, एक नेशन के लिए बड़े मुश्किल या ये टॉक्सिक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथनिक ग्रुप क्या है कि यूनिक कल्चरल ट्रेट्स होंगे आपके, सेंस ऑफ कम्युनिटी, फीलिंग ऑफ एथनोसेंट्रिज्म, membership from ascribed membership from the tendency to occupy a geographic area। कि जो मैप को आप अक्सर देखेंगे कि मैप ये भी एक साइकोलॉजिकल एक एलिमेंट है कि आप मैप को, ठीक है, थोड़ा वो करें, किसी भी जियोग्राफिक मैप है, पाकिस्तान का मैप हम मसलन देखते हैं तो वी फील प्राउड कि यस वी हैव अ कंट्री फ्रॉम यू नो दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम कराची टू कश्मीर, ठीक है, एंड वी यू नो हम जो हमारा एरिया है दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द इंडिया, वो हम उसको मसलन वो करते हैं, उससे बिलोंगनेस के वो करते हैं, हमें मतलब वो इसलिए किए करते हैं क्योंकि हमें हमारे पाकिस्तानियत एक न्यू आइडेंटिटी, एक एथनिसिटी जनरेट हुई है। तो दिस इज हाउ बेसिकली ये एथनिसिटी जो एथनिसिटी का जो ड्रॉबैक्स है दैट इज बेसिकली वी ट्राई टू क्रिएट, जब एथनिसिटी यानी कि एक डिफेक्टो होगा, मसलन एक डिफेक्टो चीज होगी आप एथनिसिटी में, तो then there will be some dominant group and then there will be some subordinate, ठीक है। तो वो अब you know dominant group क्या है, one that is advantageous and has a superior resources and right in the society. Subordinate group is the one whose member are disadvantaged, subject to unequal treatment by a dominant group, who regard themselves as an object of collective discrimination। ये पाकिस्तान में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये दुनिया की हर चीज में, क्योंकि जब एक वन एथनिसिटी यू नो हम जब इसको आइडियलाइज करते हैं, मसलन एक पर्टिकुलर शेयर ट्रेडिशंस को जब आप ज्यादा प्रमोट करें, जब उसको ज्यादा इम्प्लीमेंट करें मसलन, तो एक डोमिनेंट ग्रुप भी आएगा, एक सबऑर्डिनेट ग्रुप भी आएगा। मैं इसकी जस्ट इसकी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज द यू नो ये जो रोहिंग्या म्यांमार में हुआ था कि, तो उसमें अब वहां पे क्या है, एक डोमिनेंट ग्रुप है और एक सबऑर्डिनेट यू नो ग्रुप है। तो अब उनका मसलन जो रोहिंग्या है, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, उनकी अपनी एक यू नो ट्रेडिशंस है, वो बहुत सदियों से वो वहां पे रह रहे थे। और जब ये इंडिपेंडेंस हुई, कॉलोनियलिज्म खत्म हुई, तो वो म्यांमार में चले गए। तो आस्ते आस्ते मसलन जो म्यांमार की जो एक डोमिनेंट ग्रुप था, वो उन्होंने उनके ऊपर वो अपना वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो अपने कल्चरल ट्रेडिशन, मसलन बुद्धिज्म जो थी, बुद्धिज्म उन्होंने इम्प्लीमेंट करना, फोर्स इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उनकी शुरू कर दी, जो उन्होंने रेजिस्ट किया, जो रोहिंग्या है यहाँ पे वो सबऑर्डिनेट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप वो जो बुद्धिस्ट लोग थे। तो उसमें आपको पता है कि अब रोहिंग्या का बड़ा यू नो ट्रेजिक एक उनका वो है, जो थे बहुत हम लोग बड़ा उनके साथ हमारे हमदर्दी हैं। तो दे आर फेसिंग प्रोसिक्यूशंस, और ये क्योंकि अब ये सिर्फ एथनिसिटी के कॉन्सेप्ट से ये चीज है, इसमें कोई और चीज कोई चीज नहीं, मतलब बुद्धिज्म और ये कोई चीज नहीं। ये यू नो Buddhism has a history to be lived, to live with Islam in a peace and harmony। उसकी ये हजारों साल की हिस्ट्री है, मतलब we have 1400 years। तो बुद्धिज्म का कभी भी मसलन हमारी क्रिश्चियन और इस्लामिक क्रिश्चियन
इस्लामिक जुडाइज्म एक मजहब के बेसिस पे एक वार हुई है, लेकिन बुद्धिज्म के साथ कभी भी नहीं हुई। तो बुद्धिज्म वो वाहिद मजहब है जिसके साथ इस्लाम हमेशा एक पीस और हार्मनी में रहा है, कभी भी। लेकिन अब यहाँ भी देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने अब बुद्धिज्म का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस्लाम के साथ उसके कोई ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे म्यांमार में ये चीजें सारी हो रही, तो ये चीजें जस्ट एथनिसिटी और ये सारी चीज। तो मूविंग फर्दर हम जस्ट इसको कुछ एथनिसिटी से ये इन सारी चीजें हैं बेसिकली जो रिजल्ट निकलता है, ये व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एथनिसिटी एंड रेसिज्म, ठीक है। तो रिजल्ट बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस। रेसिज्म जैसे हमने एक रेसिज्म भी है, मसलन एक रेस की और रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, ये तीन बेसिकली रिजल्ट्स हैं। So racism basically a set of attitude, belief and practices that is used to justify the treatment of another racial or ethnic group. वो जस्टिफाई करते हैं लोग, वो म्यांमार वाले, कि हाँ इनके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये लोग ऐसी चीजें डिजर्व करते हैं। Discrimination again, action or practices of dominant group member that have a harmful impact on the subordinate group. Prejudices negative attitude based on the faulty generalization about the member of a specific ethnic racial और other group. तो एथनिसिटी यानी कि जब आप एथनिसिटी के बेसिस पे वो करेंगे और डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप बनेंगे, तो दिस थिंग्स विल बी रिजल्ट। मसलन आप ये इन चीजों को देख लें, तो अब वन पिक्चर शोज के अ गर्ल इन हिजाब, ठीक है। तो अब शी इज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, शी इज फेसिंग प्रेजुडिसेस, शी इज फेसिंग रेसिज्म, मसलन not in the Western world, but also in the Eastern world as well, ठीक है। India में you have seen कि they are trying, there's a discussion to ban the burqa in the public spaces. They have to ban the burqa, and वो लोग कर नहीं रहे, लेकिन वो maybe future they try to bring this. फ्रांस में आपने देखा कि हिजाब पे उन्होंने पाबंदी लगा, they have totally banned the hijab. अब मसलन if we ask them, none in the church, she also has the same kind of attire, but why if वो western world claim करता है कि there's a no connection between state and religion. State and religion are separate things, ठीक है। तो if state and religion is separate thing, so why you are giving a treatment to one group differently and another group differently? So these things basically are possible. Prejudices in the basis of you can say gender, second picture shows that aspect as well. So these things happens again. So prejudices and racism, again जैसे हमने किया कि a negative attitude based on a generalization about the member of a selected racial, ethnic or other group. Ethnocentrism basically इसमें एक हमने क्या tendency to regard one's own culture and group as a standard, क्या आपने अपने culture को एक standard बना दिया और दूसरे culture को basically you try to evaluate the other culture based upon your own standard आपने बना दिया। Stereotype आपने किया और over generalization about the appearance, behavior or other characteristics of member of particular category. तो अगेन यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी ये सारी चीजें होती हैं, मसलन हम कोई अलग नहीं है, और दुनिया में भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग स्टेरियोटाइप बनाते हैं। मसलन हमने स्टेरियोटाइप बना लिया कि चाइनीज वो ऐसी कौम है जो उनके ऊपर हम लोग यकीन नहीं कर सकते, मसलन वी कैन नॉट बिलीव ऑन व्हाट चाइनीज। ये स्टीरियोटाइप है या ओवर जनरलाइजेशन। अब मीडिया में देख लें, इतनी फेक न्यूज है चाइना के रिलेटेड के, मसलन चाइना ने ये कंपेलिंग लगता है अगर कोई किसी बंदे को कहे ना, मैं आपको कहूँ, मैं जनरल बताऊं कि देखिए आई हैव इंफॉर्मेशन के ये कोविड-19 was biological weapon used by the Chinese. So 90% people will believe. Why? Because we have over generalized, we are stereotyped Chinese. They are basically ruthless people. They eat, उनके eating habits पे हमने उनको बहुत ज्यादा stereotype बना लिया। तो ये अब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एक हमारा अपना स्टैंडर्ड है कि देखिए भाई हिलाल चीजें हैं कुछ,
ठीक है, मतलब अपने हमने बकरा खाना है, हमने गाय खानी है, और ज्यादा से ज्यादा हम ऊँट को खा सकते हैं बस। और जो भी चीजें हराम है, और जो हराम खाता है वो मसलन ऐसे, अब ये मजहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस हवाले से चले जाए, हमारा मजहब है, वी आर प्राउड ऑफ आवर रिलीजन, एंड यू नो आवर रिलीजन इज वन ऑफ द ग्रेट रिलीजन, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि हमें एक उनकी ईटिंग हैबिट्स को हमने टारगेट किया है कि भाई क्योंकि वो लोग ये चीज खाते हैं, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट फिट, तो इसलिए हमने ये प्रेजुडाइसेस है, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये रेसिज्म उनके लिए यू नो कर दिया। और अगेन अगर हम इफ वी हैड अ चांस टू यू नो dominate our Chinese, for example, if we had a chance to dominate our Chinese, तो we might feel a compelling, हाँ ठीक है हम चाइनीज के ऊपर वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है जी, हाँ ये चीज वो है, तो इसलिए ये प्रेजुडाइसेस और रेसिज्म बेसिकली ये चले। अच्छा, कुछ ये सोशियोलॉजी हमें क्या कहती है, मसलन सोशियोलॉजी हमें इसके ऊपर बहुत सारी पर्सपेक्टिव, जैसे हमारे 3 डिफरेंट सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स हैं, फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है, और इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, सॉरी यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ये इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है जी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, ठीक, तो उनके बेसिकली कुछ है काफी सारी चीजें जो कि सोशियोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है, तो लेट्स जस्ट उसको हम थोड़ा डिटेल में वो करेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या हम क्या सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव को यूज करके तो जी पहला पर्सपेक्टिव यू नो के फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, तो उसमें हम लोग क्या कर, हम लोग जो स्टडी करते हैं बेसिकली वो हम सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव बेसिकली हमें कहता है कि देखिए सोसाइटी यू नो इज अ पार्ट, यू नो सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स जो कि उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, और ईच इंस्टीट्यूशन हैज टू प्ले अ रोल, ठीक है। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ये कहता है कि अगर यू नो फंक्शन ऑफ सोसाइटी इज to assimilate and to promote the ethnic pluralism, the racism and ethnocentrism will be you know removed. अगर हमने assimilation a process by which members of subordinate racial and ethnic group become absorbed into the dominant group, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो अपने कल्चर को छोड़ दे, नहीं, assimilation is all about कि उनके कल्चर को भी हम इंटीग्रेट करना है अपने कल्चर से, मतलब अब्सॉर्ब करना है कि मतलब एक डोमिनेंट ग्रुप है, ठीक है, तो उसको जो सबऑर्डिनेट कल्चर को उसने को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्बेशन इज ऑल अबाउट उनकी कल्चरल जो भी ट्रेड्स और ट्रेडिशंस हैं उसको अपने साथ इंटीग्रेट करना है, दैट इज यू नो एसिमिलेशन। अब इसमें एसिमिलेशन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है दैट इज यू नो मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि वी मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव अडॉप्टेड इस्लाम जो कि एक डोमिनेंट ग्रुप था, और उसको हमने अपने कल्चरल जो हमारे एलिमेंट्स थे उसको हमने उसके साथ इंटीग्रेट किया गया। तो ये दुनिया में मसलन ये एक बात मशहूर है कि सब कॉन्टिनेंट इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द इस्लाम इन द मिडिल ईस्ट, इस्लाम इन द ऑटोमन एंड इस्लाम इन द अब्बालकर। तो दिस इज हाउ फंक्शनल ये कहता है कि द फंक्शन ऑफ सोसाइटी, द इंस्टीट्यूशन, the function of the institution of a society must be to assimilate, number one, and to promote the ethnic pluralism, the coexistence of variety of distinct racial and ethnic group within one society. अब ये फोकस क्या कहता है, ये फोकस करता है कि unequal opportunities and achievement of you know is merely a dysfunction, ठीक है, कि ये फंक्शन इज नॉट सोसाइटी, इज अ फंक्शन ऑफ सोसाइटी, इज डिसफंक्शन ऑफ सोसाइटी, कि अगर आप ऐसी किस्म की चीजें मतलब करेंगे तो दैट विल बी अ डिसफंक्शन ऑफ सोसाइटी। Moving again further to the symbolic interaction, तो अब इसमें symbolic interaction is all about interaction of different institution, different people, तो एक contact theory है, the contact between divergent groups should in theory reduce this. अब symbolic interaction का मतलब ये है कि you know अगर there are
different groups in the society, racial और इतने groups हैं, तो best way to best way to इसको आगे ले जाने का ये है कि they must have a communication in between themselves, they must have a contact in between themselves. When they have a contact, when they have a communication, racism जो ethnocentrism will be there, वो कर दे। तो ये अब डेली बेसिस पे होना चाहिए, तो ही मसलन ये चीजें आगे जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये क्या कहता है कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव होगा तो इंटरनल कॉलोनियलिज्म होगी। इंटरनल कॉलोनियलिज्म का मतलब ये है कि वन पावर हैज बीन imposed over other nation या ग्रुप। जब ये imposed होता है तो there always a conflict, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। कॉलोनियलिज्म की कभी भी एक्सेप्टेबल, कॉलोनियल पावर का मतलब ये है कि देयर विल नॉट बी एनी एक्सेप्टेबिलिटी, वो मॉरली करप्ट पावर है कॉलोनियल पावर। तो आप इंटरनल कॉलोनियलिज्म यानी कि आप मतलब विद इन ग्रुप, विद इन कंट्री, मसलन आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी मसलन पाकिस्तान में 5 एथनिसिटीज रहती हैं, तो ए एथनिसिटी कहे कि भाई वी हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान। इसका मतलब आप अगर इसको थोड़ा पॉलिटिक्स के उस पर्सपेक्टिव में अगर स्टडी करेंगे तो इट इज ह्यूज, मतलब ये बड़ा नेगेटिव चीज है। और देयर विल बी स्प्लिट लेबर मार्केट, ये बेसिकली इनइक्वालिटी को ज्यादा जन्म देगी, और इनइक्वालिटी कभी भी इनोवेशन को मसलन वो नहीं देती। तो यहाँ पे हमने we have just concluded the you can say major part of our discussion, that was race and ethnicity. So moving ahead, our latest discussion is upon the migration. So so yes, the migration is all about movement of people from one place to another place with intention of settling permanently or temporarily at new location, geographic location. This is natural migration. हिजरत जिसको कहते हैं उर्दू में या सिंधी में हिजरत, कि आप हैदराबाद को छोड़ के कराची में परमानेंटली या टेम्पररली बसते। जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, I originally belong to Ladkana. I temporarily migrated to Islamabad, then Karachi, now I'm in Hyderabad, and I don't know about my future. So this is all about the migration. People may migrate as individual like me, student जैसे करते हैं, और family units or in larger group, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। And there are the 4 major forms of you can say migration, that is invasion, conquest, colonialization and immigration, ठीक है। Immigration basically, migration and immigration is totally different things, ठीक है। Migration and immigration totally different. Invasion किसी के ऊपर invade करते हैं, तो that is basically बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे इन्वेजन किया, तो वो सारी चीजें आई। इजिप्ट जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है इजिप्ट का, या यूरोप में काफी सारी ऐसी, अफ्रीका में काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्रेंच इज अ प्राइमरी लैंग्वेज, तो वहां पे कोई और वो नहीं करते। लैटिन अमेरिका, वो सारे लोग स्पेन बेसिकली वो बोलते हैं लैटिन अमेरिका में। तो वो क्यों बोलते हैं, पहले उनकी जबान दूसरी थी, लेकिन जैसे ही स्पेन जब पावर एस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने लैटिन अमेरिका को जैसे कॉलोनाइज किया, तो वहां पे अपनी बेसिकली उन्होंने वो कर, तो वहां पे काफी सारे लोग स्पेन के सेटल हो गए लैटिन अमेरिका। कॉन्क्वेस्ट, किसी एरिया को फतह करना और उसको डोमेस्टिकेट करना। इस्तांबुल फॉर एग्जांपल, तो टर्क जो ऑटोमन पावर था उन्होंने उसको कॉन्क्वेस्ट किया। और कॉलोनाइजेशन जैसे आपको पता है, तो यहाँ पे भी काफी सारी ऐसी चीजें। एंड देन फाइनली वी हैव इमिग्रेशन and a person, another migration can be voluntarily and migration can be forced as well. The person who moves from home due to the forced displacement may be described as a displaced person of and if remaining in the home country
इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, आईडीपी, यानी कि सवात ऑपरेशन जब हुआ था तो हमारे यहाँ भी काफी इंटरनल माइग्रेशन काफी, and forced basically जो migration है, that is a person who is seeking refuge in a country, another country, if the reason for leaving country is political, religious or another form of persecution. So this is all about migration. What are the economic impact of human migration? The economic impact of the human migration is that world's जो 3.3% world की population है, that is migrant worker, and they contribute around about 9.4% in the global GDP. And there are some estimates in the World Bank के जो काफी estimate है कि if we open our borders, यानी कि if we allow the overall migration, so it may create a $78 trillion new economy, यानी कि कर सकते हैं $78 trillion new economy. मतलब अभी वो economy हमारे पास नहीं है, लेकिन ये it will be माइग्रेशन का एक और इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है, दैट इज रेमिटेंसेस, फंड्स ट्रांसफर्ड बाय माइग्रेंट वर्कर टू देयर होम कंट्री, एंड ये सब्सटेंशियल पार्ट होता है बहुत सारी इकोनॉमीज का. जैसे पाकिस्तान का मेजर सोर्स ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज है पाकिस्तान का, दैट इज ये जो माइग्रेंट लोग जो माइग्रेंट्स रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि बांग्लादेश और इंडिया, वियतनाम और काफी सारे इंडोनेशिया, फिलीपीन, यहाँ पे जिनके बहुत सारे वर्कर्स अब दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी काफी सारी चीजें. तो ये दीज आर जस्ट यू कैन से इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सोसाइटल कंट्रीब्यूशंस भी ये लोग करते हैं, जो कि लोकल इकोनॉमी के ऊपर बेस करते हैं, तो उनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो डिफरेंट मसलन एक और जो हमारे इम्पैक्ट है माइग्रेशन का, दैट इज अ ट्रांसनेशनलिज्म. Transnationalism is a scholarly agenda and a social phenomenon grown out of heightened interconnectivity between people. Sorry for the disturbance. ठीक है जी. तो ट्रांसनेशनलिज्म इज भी अगेन, अब ये आइडेंटिटी से रिलेटेड है कि वी आर डिफाइनिंग आवरसेल्फ इनटू द टर्म्स ऑफ टू नेशनैलिटीज. आई एम ब्रिटिश पाकिस्तानी, आई एम अमेरिकन पाकिस्तानी, फॉर एग्जांपल. ये तो अब ये इकोनॉमिकली ये प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. अब ये मसलन ट्रांसनेशनलिज्म की जो फ्यूचर की इम्पैक्ट है वो, दैट इज बेसिकली reorganization of production process in which various stages of production of any product can occur in various countries, typically with the aim of minimizing cost. It has led a rise to the concept of a diaspora, the Pakistani diaspora living in Western world, etc., etc. And moving further, one of the important problem that is migration has किया, तो वो बेसिकली माइग्रेशन ने एथनिसिटी और रेस को बेसिकली ज्यादा एक जन्म दिया है. मतलब एथनोसेंट्रिज्म है, रेसिज्म है, ये दो कॉन्सेप्ट ये माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है. मसलन वेस्टर्न लोग इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस्लाम को मतलब उसको बड़े ही नेगेटिव वे में परसीव करना उन्होंने शुरू कर दिया है. तो मतलब इस माइग्रेशन से ही वो सारी चीजें शुरू होगी. तो इस चीज को हल करने के लिए एक हमारे पास यू कैन से सॉल्यूशन है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ migrants. So integrants of migrant is it can be defined as a process by which migrant become accepted into society, both as individual and a group. ठीक है.
It refers to a two-way process of adaptation by migrant and host society. कि माइग्रेंट को भी वो मुल्क को तस्लीम करना चाहिए और होस्ट कंट्री को भी मसलन तस्लीम करना चाहिए. तो दिस इज हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स. इसमें बेसिकली जो दो अहम चीजें हैं वो दैट इज यू कैन से एक को कहते हैं हम लोग सोशल इंक्लूजन एंड सोशल कोहेजन. Social inclusion refers to the migrants' inclusion and full economic, social, cultural, and political participation in the host community. Cohesion refers to the anti-discrimination, countering xenophobia, and promoting mutual understanding between the communities. So, my integration tab bhi possible hai when we have a social inclusion and social cohesion. तो इन दोनों टर्म्स को अभी हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो कैसे वो हो सकती है. तो ये बेसिकली दीज आर द इंटीग्रेशन पॉलिसीज. दीज आर इंटीग्रेशन पॉलिसी जो कि पहले यानी कि बिफोर द माइग्रेशन आपको होनी चाहिए. तो नंबर 1 क्या इमिग्रेशन पॉलिसी वेयर ऑलरेडी फैमिलियरिटी इज डिटरमाइंड. अच्छा, यहाँ पे मैंने मेरी सॉरी कि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में लैंग्वेज बेसिकली फैमिलियरिटी ऑफ सोसाइटी बेसिकली या फैमिलियरिटी ऑफ कंट्री, उनकी कल्चर. अब जिसको भी मसलन आप अलाउ करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के किसी बंदे को इटली, तो दैट पर्सन मस्ट नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इटालियन सोसाइटी, उनका फूड, उनका मजहब, उनकी बहुत सारी चीजों के ऊपर वो करना. उनको लोकल लैंग्वेजेस यानी इटालियन लैंग्वेजेस और इनके सोशलाइजेशन करनी चाहिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए उनके लोकल ट्रेडिशंस एंड कल्चर में. एंड एक सोशल सर्विसेज बेसिकली जो लोकल कम्युनिटी के सोशल सर्विसेज है ना, वो डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, तो वो भी होनी चाहिए. फर्दर जो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज है अब आगे, तो उसमें एक एसिमिलेशन है कि कल्चरल एसिमिलेशन इज a cultural process by which minority group or culture comes to assemble a dominant group or assume the values, behavior and the belief of another. Inclusion and participation in a political economic process. Cohesion where bond link member of social group to the one and another in the group as a whole. Equality, social, political, economic equality and multicultural the opportunity of to celebrate the culture of another tool is कि उसको अच्छे तरीके से कैसे करना चाहिए, वो that is the well-being of a migrant. कि उनको decent work and sufficient income is a responsibility of host country number 1. उनको secure and clear and secure legal rights is also responsibility of host culture, host country, of host destination. Access to the social services and social protection, health of a migrant and participation of migrant into the civil and political life. तो ये बेसिकली कुछ टूल्स हैं जिसको यूज करके आप एक किसी भी कंट्री को वो कर सकते हो. सो यहाँ पे our lecture is basically in what I discussed. I would like to just conclude it. I just discussed the race, I just discussed the ethnicity and I just discussed the migration. तो रेस को हमने स्टडी किया कि फिर बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम जब एक सोसाइटी को ग्लोबल स्टेज पे डिवाइड कर दें तो वो दैट इज अ रेस. एथनिसिटी को जब हम एथनिसिटी इज बेसिकली जब अपने आप को आइडेंटिफाई करें किसी भी शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज या ट्रेडिशन से, तो दैट इज एथनिसिटी. तो हमने जो सोशल कॉजेज, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस रेस और एथनिसिटी के देखे कि रेसिज्म थी, प्रेजुडिस थी एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो हमने सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव को भी यूज करके हमने ये देखा कि जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, उनको यूज करके हम रेसिज्म, प्रेजुडिस एंड इसको खत्म कर सकते हैं. देन हम वी स्टडी द माइग्रेशन, उसको हमने स्टडी किया और उसको हमने ये देखा कि हम कैसे किन किन चीजों को यूज करके हम ये सारी चीजें खत्म कर सकते हैं. दिस वाज लेक्चर. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लिसन दिस and prepare your question for the next class. ठीक है जी.